तो मोदी का विकास वर्सेस विपक्ष का अवसरवाद। पीएम मोदी जहां काशी समेत पूरे प्रदेश को लगातार विकास की नई सौगात दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष को यह बात रास नहीं आ रही है। आज पीएम मोदी ने काशी को 1565 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। काशी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी किया, तो वहीं 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने काशी में विकास की कई योजनाएं भी गिनाई हैं। वहीं अखिलेश ने पूछा है कि आखिर काशी क्योटो क्यों नहीं बन पाई है। मोदी के विकास पर विपक्ष ने फिर से तुष्टीकरण का राग छेड़ दिया है। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से खेल शक्ति की सौगात। काशी के युवा स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाए, मेरी यही कामना है। इसलिए हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। पिछले 9.5 वर्ष के दौरान दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अविनाशी काशी के समग्र विकास को देश और दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है। 2024 की बिसात, काशी में फिर विकास की बात। इतने बड़े स्टेडियम की वजह से स्पोर्ट्स कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिखाने के लिए नए अवसर बनते हैं। हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। मोदी का विकास पर रण, विपक्ष को भाए तुष्टीकरण। आधुनिक भारत में मिशन चंद्रयान को लीड करने वाली महिला वैज्ञानिकों तक नारी नेतृत्व का सामर्थ्य क्या होता है, ये हमने हर कालखंड में साबित किया है। चुनावी बेला में किसी चीज का शिलान्यास करना, किसी की घोषणा करना, ये केवल चुनावी जुमला तक रह जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अपने क्षेत्र के प्रति इतने ही गंभीर थे तो शुरुआती दौर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन जाना चाहिए था। अखिलेश का वार, काशी क्यों नहीं बनी क्योटो। ये समाजवादियों ने सुझाव दे दिया, उसी की वजह से बन रहा है स्टेडियम। आप सदन की कार्रवाई निकालिए। मोदी का विकास वर्सेस विपक्ष का अवसरवाद। तो मांगना तो अच्छी बात है ना, तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे। हमें और कांग्रेस या जो भी दल है उनको मिलकर के तय करना है। और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल है विकास पर रण, विपक्ष को भाए तुष्टीकरण। ऐसा क्यों है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दूसरे राउंड का सवाल होगा अखिलेश का वार, काशी क्यों नहीं बन पाई क्योटो। काशी में क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या बदलाव आया है, जिक्र उसका भी होगा। हमारे तीसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। मोदी का विकास वर्सेस विपक्ष का अवसरवाद। एक तरफ विकास की बात हो रही है, एक तरफ अवसरवाद की बात हो रही है। ऐसा क्यों है, इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राकेश गौतम जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे फिलहाल, लेकिन उनके बारे में अपडेट अभी यह है कि वो नहीं जुड़ेंगे। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और उमेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। दीपक रंजन जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। एक तरफ वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, वो देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, वो मिशन चंद्रयान, मिशन सूर्ययान की बात कर रहे हैं। आप सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं, साधु संत को आतंकवादी बता रहे हैं, जाति जनगणना की मांग के जरिए जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं और महिला आरक्षण में भी जात पात देख रहे हैं। ये विकास पर रण करने की बजाय आप लोग तुष्टीकरण करने पर क्यों मादा हैं?
को जो सौगात मिली है, मैं इनको पूर्वांचल वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई समीर सिंह जी बैठे हैं, कि आज जो है प्रधानमंत्री जी ने का जो वाराणसी का जो दौरा था, क्या ये क्यूटो बनाने के बाद उसका निरीक्षण करने आए थे? क्या गंगा मैया साफ हो गई, वो देखने आए थे कि गंगा मैया कितनी साफ हुई? क्या सनातन में कहीं किसी ने, हम लोगों ने तो आज तक नहीं पढ़ा, जितनी हमारी उम्र हो गई, जिससे भी हमने सुना कि सनातन में ये कहा गया हो कि अपने समकक्ष लोगों को धर्म और उस पर गालियां दो। किस तरीके से कल सदन में आपने देखा, किस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से, अमर्यादित तरीके से टिप्पणी की गई, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। किस सनातन धर्म ने सिखाया कि अपने समकक्ष जो एक चुना हुआ सांसद हो, तो आपने सिर्फ सांसद की आपने बेइज्जती नहीं की, जहां से चुन करके आते हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने बदनाम करने का काम किया। और देखिए प्रधानमंत्री जी आज जो उन्होंने स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम की जो आज, या तो आपने सवाल सुना नहीं, जो मेरी आप अनसुना, एक सेकेंड, आप डिरेल हो रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो आपने सवाल सुना नहीं या तो अनसुना कर दिया। मैंने सवाल आम पर किया और आप जवाब इमली पर दे रहे। एक सेकेंड, मैंने बिदुड़ी साहब पर खूब चर्चा कर ली है कल, उस पर एक सेकेंड दीपक रंजन जी, एक सेकेंड पहले आप सवाल सुन लीजिए, आपके लिए जवाब देना आसान होगा। मेरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात आ गई, मैं कह रहा हूं हमें डिटेल नहीं होना है ना, हमें मुद्दे पर रहना है। दीपक रंजन, ऐसे 1 to 1 करके समय खर्च करने का कोई मतलब नहीं है ना। आप आम इमली में घुमाते रहेंगे, आप इमली करके घुमाते रहेंगे। जनाब आप घुमा रहे हैं, हम नहीं घुमा रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। एक सेकेंड लोकतंत्र का मंदिर नहीं, आप एक सेकेंड, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आपकी गठबंधन की तरफ से सनातन विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? मैंने सवाल कहा कि वो मिशन चंद्रयान, मिशन सूर्यान की बात कर रहे हैं, आपकी तरफ से रामचरितमानस को बैन करने की बात कही जा रही है। उदयनिधि स्टालिन क्या बयान दे रहे हैं, आप वो भी सुन रहे हैं। ए राजा क्या बयान दे रहे हैं, आप वो भी सुन रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बयान दे रहे हैं, आप वो भी सुन रहे हैं। तो मैंने आपसे सवाल किया कि विकास पर उनसे सवाल करने के बजाय, विकास पर 2024 का एजेंडा सेट करने के बजाय तुष्टीकरण का एजेंडा क्यों सेट किया जा रहा है? मेरा सवाल यह था। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछिए कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज इनको याद आया, अगर पहले ये स्टेडियम बन गया रहता अमित जी वहां पे, तो आज जो वर्ल्ड कप होने वाला है, जो लखनऊ में समाजवादी सरकार में बनाया हुआ इकाना स्टेडियम है, जिसका नाम बदल करके इकाना भगवान विष्णु का नाम है, और इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके हम तो बार बार ये मांग कर रहे थे कि आप इससे बड़ा स्टेडियम बनाओ, उसका नाम आप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखो। तो भी 30 महीना उसको अटका दिया। 9.5 साल से आपकी सरकार केंद्र में है और पिछले 6 साल से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, तब आपको इंटरनेशनल स्टेडियम की याद नहीं आई। आज जब 2-4-6 महीने बाद चुनाव है, और क्या गंगा मैया का जो वादा करके आए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में, क्या गंगा मैया साफ हो गई? इन्होंने ही खुले मन से कहा था कि हम यहाँ पे बुलाए गए, हमको गंगा मैया ने यहाँ पे बुलाया है। ठीक है, तो क्या हाल है आज गंगा मैया का? ये जो आप कह रहे हैं ना कि 2017 में आपकी योजना थी वहां पर स्टेडियम बनाने की, लेकिन आप सत्ता से चले गए, बना नहीं पाए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने इतनी बार कहा कि उनको वहां पर बनाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक सेकंड, इस पर समीर सिंह जी जवाब देंगे, लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल है। दीपक रंजन जी, आखिरी बार वाराणसी कब गए थे? आप सदन का देख लो ना, आपसे गूगल करके सदन का। जी, सदन पर कल हमने चर्चा कर ली। आप आखिरी बार वाराणसी कब गए थे? दीपक रंजन जी, आप आखिरी बार वाराणसी कब गए थे? आवाज नहीं आ रही क्या? आप मुझसे पूछ रहे हैं समीर भाई? जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं दीपक रंजन जी, आखिरी बार वाराणसी कब गए थे? मैं आपसे पूछ करके जाऊंगा क्या? अरे समीर भाई अगली बार, पिछली बार बहुत व्यक्तिगत सवाल कर लिया क्या भाई? आप ये कह रहे हैं कि काशी क्योटो नहीं बन पाई, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि काशी को आखिरी बार देखने कब गए थे? अरे तो क्योटो बन गया क्या? क्योटो अच्छा आप बताओ, क्योटो बन गया क्या? मैं बता रहा हूं क्यों बन गया। मैं बता रहा हूं क्या बन गया। आप अपने तसल्ली रखी, मैं बता रहा हूं क्या बन गया। तसल्ली रखी, मैं बता रहा हूं क्या बन गया। बताइए। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन गया। एक सेकंड, अब होल्ड होकर सुनिएगा। अब आप होल्ड होकर सुनिएगा। आपने पूछा ना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी 1 महीने पहले गया था। मैं 1 महीने पहले गया था, मैं आपको बता रहा हूं। ऑडियो डाउन करिए। अरे क्या मैं बता रहा हूं भाई, आप सुनिए। मैं बता रहा हूं, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन गया, नमो घाट बन गया, गोदौलिया रोड बन गई, साफ सुथरे घाट बन गए, अंडरग्राउंड बिजली के तार हो गए, कन्वेंशन सेंटर बन गया। ये 4-5 चीजें तो मैंने आपको गिना दी ना। आप अगर गए होते तो आपको पता चलता कि काशी में क्या क्या बन गया। रही बात यह कि काशी में स्टेडियम के शिलान्यास में इतना समय क्यों लग गया, वो बताएंगे आपको समीर सिंह। ऑडियो डाउन करके डिबेट कराते हो? नहीं,
मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया। आप काशी कब गए थे? मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया। काशी कब गए थे? क्या गंगा मैया साफ हो गई? आप कौन होते पूछने वाले? आपने कर दिया था। आप सफाई कब? आपने कर दिया था गंगा मैया को साफ। आपने गंगा मैया को साफ कर दिया था। नहीं, हम तो आप मेला छोड़कर गए थे ना। पूछा आप जाकर देख के आइए। आप जाकर देख कर आइए कि गंगा मैया कितना साफ हो गई है। आप जाकर देख कर आइए और सुनिए, आप कल चलो, सुनिए। जब प्रयागराज में आपकी सरकार के कार्यकाल में कुंभ का आयोजन हुआ था, तब गंगा मैया का क्या हाल था, और 2019 में जब वहां पर कुंभ का आयोजन हुआ, तब गंगा मैया का क्या हाल था, आपको जाकर वो भी देख लेना चाहिए था। आपने नहीं देखा। 1 to 1 करके समय व्यर्थ मत करिए। जाके काशी में देख कर आइए क्या बदलाव हुआ है। जाके गंगा मैया का हाल देख कर आइए। समीर सिंह, इतना समय क्यों लग गया आपको? दिक्कत यही है, आप लोग ना एंकर से लड़ने आ जाते हैं। आप बताइए कि क्या क्या कमियां हैं, और हम आखिरी बार गए थे, हम देख कर आए थे कि वहां पर ये कमियां थी, आप बता नहीं पाए। समीर सिंह, इतना समय क्यों लग गया स्टेडियम के शिलान्यास में? उनकी मजबूरी है। देखिए, उनकी मजबूरी है एंकर से लड़ना, क्योंकि वो पहले भी लड़ते रहे, और काशी का अपमान किसी और ने नहीं किया, इनके नेता अखिलेश यादव ने किया। काशी कॉरिडोर बनने के बाद उद्घाटन ज्ञान वापी है, उसमें जो महिलाएं पूजा कर रही थी उसको बंद कराने का काम उनके पिता ने किया था, और काशी का विकास उनको देखा नहीं जा सकता। अखिलेश जी भी नहीं जाते हैं। अगर ये जाते तो आजमगढ़ का बाई इलेक्शन न हारते। आजमगढ़ की जनता ने इनको खारिज किया, और काशी का विकास तो अद्भुत है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 बनने वाले अटल आवासीय विद्यालयों में से 16 बन के तैयार थे, उनका उद्घाटन किया। क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में संस्कृत महोत्सव को जो कलाकार थे उनको सम्मानित किया। इसके पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जो अपनी लोकसभा में एज ए सांसद, प्रधानमंत्री नहीं, कोई दूसरा महीना नहीं है जब वो विजिट नहीं करते हैं। इनको पता नहीं होगा 7 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी काशी आए थे, उसके पहले की भी मैं डेट बता सकता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए सस्ती शिक्षा, फ्री शिक्षा की कल्पना की थी अटल आवासीय विद्यालय के नाम से, आज वो 16 बन के तैयार हो गए, और 16 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 18 विद्यालय बनने हैं, स्टेडियम भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 17 में अखिलेश यादव जी जाने से पहले भी इसकी तैयारी करके गए थे। समीर सिंह जी, ऐसा तो नहीं कि 2017 में सत्ता से जाने से पहले अखिलेश यादव जी तैयारी करके गए थे अटल आवासीय विद्यालय की, क्योंकि स्टेडियम की तैयारी तो करके गए थे, और तभी आप लोग आज बना रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि पृथ्वी पर जितनी चीज बन रही है उसका श्रेय अखिलेश जी को चाहिए। जो इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान करता हो, जो कोरोना के टीके का अपमान करता हो और कहता हो कि साहब ये भाजपा का टीका हो, जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेता हो, जो काशी विश्वनाथ और प्रयाग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो, ऐसे लोगों से विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे लोग तो सिर्फ लोगों से झगड़ सकते हैं, वो आपसे लड़ रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। अगर कहने को होता तो निश्चित रूप से वो अपनी बातें बताते कि हम 12 से 17 के बीच हमने ये किया, हमने ये किया, सर, उनको जो करना है वो करेंगे, और आपको आगे लड़कर अगर उनको फायदा मिल रहा है चुनाव में तो कोई बात नहीं, वो लड़ते रहे, उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं इसके लिए। अभिमन्यु त्यागी, क्या 2024 को लेकर जितने भी दल एक साथ आए, आपने गठबंधन बनाया है, वो गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है क्या कि किस लकीर पर चलना है, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है? देखिए अमित शुक्ला जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए शुक्ला जी, मुद्दा तो सबको पता है, और जन जन का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा, चिकित्सा, किसानी, और छोटे जो व्यापारी हैं उनको जीएसटी से जिस तरह से कमर तोड़ दी गई, ये सारे मुद्दे हैं। अग्निवीरों से नौजवान परेशान हैं, ये सारे मुद्दे जन आंदोलन बन चुके हैं। जनता मांग कर रही है कि वे मुफ्त का राशन के नाम पर अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जो बात कह के अपनी पीठ थपथपाते हैं प्रधानमंत्री जी, हम कहना चाहते हैं कि उन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम कब करेंगे? देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ को बहुत प्रिय है काशी,
और काशी का निर्माण ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने किया, उसको आप क्योटो बनाने की बात करते हैं, ये अपमान है, काशी का अपमान है। ये परंपराओं से पुरानी परंपरा, इतिहास। आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि काशी क्योटो बनेगी तो अपमान होगा सम्मान, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो मांग कर रही हो, कह रही कि नहीं आपने क्योटो नहीं बनाया, आप ये कह रहे हैं कि मैं कहना चाहता हूँ ये क्योटो इनका जैसी बारिश हो जाती है वेनिस बन जाता है, ऐसा होता है जैसे बाढ़ आने वाली है। और साथ में जी अपनी बात पूरी करिए आप जल्दी। अमोनी त्यागी अपनी बात पूरी करिए आप। हाँ जी बारिश होने वाली है, 40,000 करोड़ रुपए बनारस पे खर्च किए जा चुके हैं। आप भी कह रहे थे, आप बहुत विद्वान एंकर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो अभी टेंट सिटी वहां बन रही है, टेंट सिटी के लिए खुद माननीय जज साहब ने कहा 40,000 एक दिन का किराया, और उसकी नाली कहां गिरेगी, सीवेज कहां गिरेगा, गंगा जी में। जिस गंगा जी को पवित्र करने की बात करते हैं, अविरल करने की बात करते हैं, 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मैं क्या कह रहा हूं, छोड़ दीजिए, काशी में बाकी जो काम हुए वो भी छोड़ दीजिए। एक सेकंड वो सब जानते हैं। अब सुनिए आप, मैं कह रहा हूं सब छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आप काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प क्यों नहीं कर सकते थे? जब आप सत्ता में थे, 10 वर्ष तक केंद्र में आपकी सरकार थी, तब आपने काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प क्यों नहीं कर दिया? आपने उन तमाम नालों को क्यों नहीं बंद कर दिया जो गंगा में गिर रहे थे? धार्मिक स्थल को टूरिज्म स्थल बनाने का काम सरकार ने किया है, PR एजेंसीज को वो काम सौंप दिया गया है, जो आरती देखने तक के वहां रुपया लगने लगा है। आप बताएं कि लाइन जो लग रही है, क्या वहां टोकन सिस्टम नहीं लागू कर दिया गया है? चारों ओर लूट धर्म के नाम पर ये लोग क्यों कर रहे हैं? मैं फिर से वो बात कहना चाहता हूं, टेंट सिटी में भ्रष्टाचार है, 20,000 करोड़ रुपए में 12,000 15,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। गंगा कहां साफ है आप बताइए? 32 नाले आज भी गंगा जी में गिर रहे हैं। आप से सवाल इस सरकार पे बनता है, क्योटो की उमेश यादव जी, कल तक आप एनडीए का हिस्सा नहीं थे, आप ये सारे सवाल करते थे। अब जबकि आप एनडीए का हिस्सा हो गए तो सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में तमाम काम हुए, उन कामों को आप गिना भी रहे हैं। योगी सरकार के 6 वर्ष के कामकाज भी आप गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये सब मानने को तैयार नहीं है, और साथ ही साथ 24 के लिए एक नई लकीर खींच रहा है। वो लकीर है तुष्टीकरण की। देखिए, पहले जो INDI नामक एक नई चीज इन्होंने बनाई है, केवल नाम बदल के, अमित जी मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि बहुत बड़ा संकट है इनमें आंतरिक। आज अखिलेश जी ने एक बयान जारी किया, जिस बयान में स्पष्ट होता है कि इनमें आपसी जो गठबंधन तो हुआ है, लेकिन मन का बंधन नहीं हो पाया है। अखिलेश जी ने कहा इतनी अहंकार भरी भाषा में कि टिकट हम लेते नहीं है, देते हैं। जब किसी पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि आपको कितनी टिकट मिल रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम टिकट देते हैं, लेते नहीं है। ये आपसी जो मनबंधन नहीं हो पा रहा है, इस पे त्यागी जी को विचार करना पड़ेगा। शायद बहुत गुस्से में है, लगातार आपसे भी लड़ रहे हैं, सबसे झगड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो यह तय कर ले कि वो टिकट देते हैं कि लेते हैं, बंटवारा किस फार्मूले पे होगा। खैर वो उनका आंतरिक विषय है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने टिप्पणी की इसलिए मैं कहना चाहूंगा, काशी अविनाशी है, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर है। वहां पर प्रत्येक विधाओं के पारंगत लोग रहते हैं। आप किसी भी गली में चले जाइए काशी में, वहां पर पद्म भूषण आपको हर तिराहे चौराहे पे बैठे हुए मिल जाएंगे। इतनी सांस्कृतिक धरोहर वाली काशी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुना। आज उन्होंने क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, 16 स्कूलों का उद्घाटन किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नए विकास की परंपरा की नींव डाली। और उस पर भी अगर लोग टिप्पणी करते हैं, अभी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उनको विदेशी नाम को यूज नहीं करना चाहिए, काशी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि क्योटो क्यों नहीं बनाया। पहले तो ये दोनों का आपसी जो आंतरिक विवाद है वही नहीं समझ में आता, उनकी विचारधारा अलग अलग है। आपकी बातों का सार ये है, आपकी बातों का सार ये है कि उस गठबंधन में दल मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं दीपक रंजन जी, और ये क्यों कहा जा रहा है दीपक रंजन जी, ये भी बता दे रहा हूं। अभी देखिए, तो आज अखिलेश यादव जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम सीट मांग नहीं रहे, बल्कि हम सीट देंगे, हम तय करेंगे कितनी सीट देनी है, कितनी सीट नहीं देनी है। इससे पहले जब घोसी का रिजल्ट आया और उधर बागेश्वर का रिजल्ट आया,
तो अजय राय ने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं ने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह का प्रचार किया, जिताया, लेकिन अखिलेश ने उत्तराखंड में हमारा साथ नहीं दिया। अब समाजवादी पार्टी सोचे कि उन्हें हमारे साथ रहना है या क्या करना है। क्या वाकई ऐसा है क्या कि दल मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं, इसलिए 24 का एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है? देखिए अमित जी, इंडिया परिवार पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। और मैं तो पूछना चाहता हूं अपने भाई उमेश यादव जी से कि इनको बीजेपी पार्टी कितनी सीटें देने का काम करे, बीजेपी पार्टी इनको कितनी सीटें दे रही। और इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उमेश भाई, वो कौन सा कितने बजे कहा था बुद्धि आती है, कितने बजे कहा था बुद्धि नहीं आती है, ये जरा पूछना आप उनसे। और हमारे बड़े भाई समीर सिंह साहब, हमें समीर भाई आजमगढ़ पूरी तरीके से याद है। आपको घोसी याद है कि भूल गए? अभी ताजा ताजा घोसी में हुआ है कि आपकी सारी योजनाओं को जनता ने धता बताते हुए आपके 6.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार और 9.5 साल केंद्र की सरकार पे किस तरीके से जनता ने मोहर लगाई है वो आपको दिख गया होगा। और रहा सवाल देखिए टिकट के शीट शेयरिंग का, वो आपस में सभी घटक दल बैठ करके तय हो जाएगा। और मैं जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया में परिवार में ना कोई हिंडेंस है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना किसी तरीके की कोई वो है। इंडिया परिवार पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है और एकजुटता के साथ आगे। त्यागी जी क्या ऐसा है क्या, त्यागी जी क्या ऐसा है क्या कि पूरा का पूरा गठबंधन एकजुट है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, दल भी मिले हैं और दिल भी मिले हैं? क्योंकि खबर यह आ रही कि प्रियंका गांधी ने मायावती से मुलाकात की है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, लेकिन यह खबर है कि मुलाकात हुई है और 24 में बीएसपी और कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो सारी बातें तय हो चुकी हैं। बस लोकसभा से ठीक पहले अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ऐसा चल रहा है क्या? देखिए शुक्ला जी, इसको तय करने वाले बड़े लोग हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि गठबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है, मिल बैठकर एक दिन का मामला नहीं है। और आप देखें इंडिया अलायंस में मध्य मार्गी दल भी है, कांग्रेस जैसे, राइट विंग वाले भी हैं, जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य भी हैं, लेफ्ट वाले भी हैं, लेकिन वो एक मुद्दे पे साथ हैं, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने हितों को छोड़कर बड़ा दिल करके सब लोग। सवाल और आसान कर देता हूं, सवाल और आसान कर देता हूं, क्या प्रियंका गांधी की मुलाकात इसलिए हुई है मायावती से कि उनको भी इंडिया गठबंधन में लाया जाए, या फिर मुलाकात इसलिए हुई है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से इतर एक और विकल्प तलाश पाए? शुक्ला जी, आज तो जो लड़ाई है वो लड़ाई संविधान खत्म करने वालों की और संविधान बचाने वालों की है। जो संविधान बचाना चाहते हैं वो इंडिया अलायंस में आएंगे, इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं है। बहन मायावती जी आए, उनके पास एक बड़ा जनाधार है, तो उनका निश्चित तौर पर स्वागत किया जाएगा। ठीक है समीर जी, संविधान को इतना खतरे में क्यों डाल दिया भाई आपने कि इन 28 दलों को एक साथ आना पड़ा है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें आपसी मतभेद भी भूल जा रहे हैं, ये भी भूल जा रहे हैं कि इससे पहले कि तमाम विधानसभा चुनाव, तमाम लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ चुके हैं, आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि एक दूसरे के सामने लड़ें, लेकिन चूंकि संविधान बचाना है जिसे आपने खतरे में डाल दिया है, इसलिए 24 के लिए एक साथ आए हैं। क्यों डाल दिया आपने खतरे में संविधान को? देखिए, संविधान खतरे में नहीं है, देश खतरे में नहीं है। ये जो इंडिया कह रहे थे वो इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये लूट कंपनी खतरे में है। इनको लगता है कि अगर 24 में दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, तो ये सभी भ्रष्टाचारी कहां होंगे इनका अता पता नहीं चलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने किसको गाली नहीं दिया। 2017 में कांग्रेस से समझौता करके लड़े और राहुल गांधी को खारिज किया। 19 में मायावती से समझौता करके लड़े और लोकसभा के बाद बहन जी को गाली दिया। 22 में राजभर के साथ समझौता करके लड़े, उनको गाली दिया। तो इनका काम लोगों को गाली देना है, अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर जाते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी, योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की जनता समझती है? समीर जी और दीपक रंजन जी, अभिमन्यु त्यागी जी, उमेश यादव जी, पूरे देश की जनता समझती है कि कौन सी पार्टी उसका भला करना चाहती है, कौन से उसके मुद्दे हैं। तुष्टीकरण उसके लिए मायने रखता है या फिर उसके लिए विकास मायने रखता है, उसके लिए वो योजनाएं मायने रखती हैं जिन योजनाओं का लाभ उसको मिलता है। और 2024 में जब आप चुनाव में उस पब्लिक के बीच में जाएंगे तो वो अपने आप बता देगी आपको कि उसके लिए मुद्दा क्या है। उसके लिए मुद्दा तुष्टीकरण है या फिर उसके लिए मुद्दा विकास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहना।